किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को उठा लो, जैसे एक ग्रुप ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ साइंस स्टूडेंट इन स्कूल, तो उनका एक कलेक्शन, ऑर्गेनाइज वे का कलेक्शन, इसको बोल सकते हैं सेट। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं कि जो सेट की डेफिनेशन क्या हो सकती है। तो जो भी मैं डेफिनेशन देने वाला हूँ वो इंट्यूटिव डेफिनेशन है, सही। इंट्यूटिव डेफिनेशन का मतलब है जो भी फॉर्मल सेट थ्योरी है, जो भी फॉर्मल सेट थ्योरी उसका ही पार्ट नहीं होगा, ठीक। जो भी नॉट अ पार्ट ऑफ फॉर्मल सेट थ्योरी। फॉर्मल सेट थ्योरी से क्या मतलब? जो भी नेव सेट थ्योरी है, जो भी जॉर्ज का जॉर्ज लेंटर नाइव सेट थ्योरी, उसका पार्ट नहीं है। इंट्यूटिव डेफिनेशन जो कह सकते हो कि उस एब्स्ट्रैक्ट से पुल आउट किया गया है, जो नेव सेट नाइव सेट थ्योरी उससे, ठीक। तो सेट का है, सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स बट एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ द सेट। तो जैसे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स एक सेट के अंदर होते हैं, जैसे इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, जैसे कोई एलिमेंट जो सेट है दो पार्ट्स में, जो कि उसके अंदर का जो भी मटेरियल है जिसको एलिमेंट्स या मेंबर्स बोल सकते हैं। तो अगर वो कोई मेंबर, जैसे मान लो कोई एलिमेंट स्मॉल a है और कोई सेट कैपिटल A है, और अगर वो जो स्मॉल एलिमेंट है वो अगर इस सेट के अंदर है तो उसको लिखते हैं A belongs to कैपिटल A, ठीक। और अगर नहीं कर रहा है तो A does not belong to कैपिटल A। जनरली क्या है, कैपिटल जो भी हमारा अपर केस लेटर्स है उनको नेमिंग द सेट के लिए यूज करते हैं, और जो भी लोअर केस लेटर्स है उनको एलिमेंट्स या मेंबर्स के लिए यूज करते हैं। मेरा एक सवाल है, ये जो ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, क्या ऑर्डरिंग मैटर करती है? क्या ऑर्डरिंग तो मैटर नहीं करना चाहिए? नहीं, ऑर्डरिंग मैटर नहीं। इसीलिए बोला कि ये इंट्यूटिव डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। नेव सेट थ्योरी में हम इसको ऑर्डर भी करेंगे, ऑर्डर पेयर्स भी बनाएंगे, एन टपल्स का फॉर्मेशन भी करेंगे। अभी लेकिन वी ऑर्डर कलेक्शन की बात कर रहे हैं। अब सेट्स को लिखने का काफी तरीके हैं, दो मेजर तरीके हैं। इसमें आपका फर्स्ट आता है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर की रोस्टर फॉर्म, इसमें क्या है कि ये जो रोस्टर फॉर्म है उसमें जो भी आपके मेंबर्स हैं, जो भी कोई एक सेट है, पर्टिकुलर सेट है, उसके अंदर जो भी मेंबर्स हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं, वो सभी आपको पता है एग्जैक्टली उसमें है कितने। तो जैसे मान लो कि एक सेट ले लेते हैं, वी सेट है कोई सेट ऑफ वॉवेल्स, दैट मींस सेट इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस A E I O U। तो ये जो सेट है V, इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स और मेंबर्स हैं वो सारे हमें नोन है कि सेट V है, सेट ऑफ वॉवेल्स, इसके अंदर ये 5 एलिमेंट्स आते हैं, ठीक। तो ये तो हो गई रोस्टर फॉर्म। और क्या होता है कि समटाइम्स नॉट एग्स, जैसे नंबर लेस देन 100 का ले सकते हैं। अब कभी कभार क्या होता है कि सारे एलिमेंट्स आपको नहीं पता होते हैं, लेकिन आप पूरा ही रोस्टर फॉर्म में लिख नहीं सकते। जैसे मान लो कि अ सेट ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन 100, तो आप उसको लिख सकते हो, आपको पता है कितने हैं उसमें, लेकिन आप उसको रोस्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहेंगे तो बहुत ज़्यादा नंबर होगा। तो जनरली लिख देते हैं कि जैसे कोई ए सेट है और जिस सेट के अंदर जो भी है ऑड नंबर्स वो इस तरीके से एक सेट के अंदर है, में अननोन है लेकिन हमें नोन है। अब दूसरा वे है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। इस सेट बिल्डर फॉर्म में अगर हम इसकी जनरल फॉर्म की बात करें तो इसको ऐसे लिखते हैं, जैसे कोई एक सेट है, ए सेट मान लो, ए सेट को लिखोगे कि जो भी उसके कॉमन एलिमेंट्स है, जनरलाइज फॉर्म लिखते हैं तो x की बात करेंगे तो x सच दैट x हैज अ प्रॉपर्टी, x हैज प्रॉपर्टी ऑफ p। ये इसका एक जनरलाइज फॉर्म है कि जो x है सच दैट कि x हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ p।
क्या हो सकता है कि जैसे फॉर इंस्टेंस हम ले लें कि एक सेट वो है जिसमें क्या है जो भी आपके नंबर्स हैं x such that x is a proper x is an odd number, तो जो odd number वाली है वो उसकी प्रॉपर्टी मिलेगी, प्रॉपर्टी। अब बोल सकते हैं कि सेट के अंदर सेट भी हो सकता है, जैसे कॉमन जैसे बोल सकते हैं कि अब कुछ इसमें से कॉमन सेट है, कॉमन सेट जैसे z होता है, r होता है, z प्लस है, z क्या है इंटीजर्स, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ये रियल नंबर्स हैं, और q है और n है, r प्लस है रियल नंबर के पॉजिटिव नंबर्स, और c कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये तो कुछ पर्टिकुलर सेट्स हैं जो ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं, कॉमन है। कुछ क्या है कभी कभार अगर हम देखें कैलकुलस में, कैलकुलस के पार्ट में देखें तो कुछ इंटरवल्स का यूज़ करते हैं, ठीक, जैसे तो जो भी इंटरवल्स का कुछ जो भी हम इंटरवल्स का यूज करते हैं तो उसमें दो टाइप्स के इंटरवल आते हैं। पहला आता है क्लोज्ड इंटरवल, दूसरा आता है ओपन। क्लोज में क्या है, जैसे कोई दो इसकी बात करें तो a एंड b के जितने भी इन बिटवीन एलिमेंट्स होंगे वो सारे लिखे जाएंगे। जैसे अब इसको अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूं या रोस्टर फॉर्म में अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो भी तुम्हारा इसके अंदर कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं x, ठीक, जो x है और उसका प्रॉपर्टी क्या होगा, जो भी x इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा वो x की प्रॉपर्टी क्या होगी कि a ग्रेटर देन इक्वल्स टू x ग्रेटर देन इक्वल्स टू b। इस चीज को रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर ओपन आता है, ओपन क्या है कि a और b दोनों है। इसकी इसमें क्या है कि जो भी तुम्हारा एलिमेंट होगा अंदर एलिमेंट्स होंगे लेकिन नॉट इंक्लूडिंग a एंड b। इसको अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो x such that a greater than x greater than b। अब इसका क्या है कभी कभार कॉम्बिनेशन बना देते हैं ओपन और क्लोज का। इसमें क्या है कि कभी हमको a को इंक्लूड कर देंगे, b को एक्सक्लूड कर देंगे, कभी a को एक्सक्लूड कर देंगे और b को इंक्लूड कर देंगे। तो यहाँ से भी इनको रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं x such that a equals to x greater than b। और इसको अगर लिखेंगे तो इसमें जो a है उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, a is greater than x greater than equals to b। ये रोस्टर फॉर्म है या सेट वेक्टर फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म उस सॉरी सेट वेक्टर फॉर्म, ठीक। तो ये तो बात हो गई कुछ पर्टिकुलर सेट्स की और सेट्स की डेफिनेशन की। आगे बढ़ते हैं। अब एक सेट कैन आल्सो हैव सेट एज मेंबर और एलिमेंट। एक सेट के अंदर कुछ सेट्स हो सकते हैं जो कि उसके मेंबर या एलिमेंट हो सकते हैं। जैसे ये ग्रुप जो हमने पढ़े थे, ये जो पर्टिकुलर सेट्स हैं, अगर इसी का कोई पर्टिकुलर सेट A मान लेते हैं तो उसके अंदर आपको z प्लस r और हमारा r प्लस n ये सब डाल दें तो क्या है कि सेट है जिसके अंदर पर्टिकुलर सेट्स और भी हैं, और ये जो पर्टिकुलर जो सेट्स हैं वो भी एक तरीके से वो एलिमेंट्स हैं इस सेट के, ठीक। तो ये ऐसा भी लिख सकते हैं। लेकिन इसमें एलिमेंट जो रखे गए हैं वो किस बेसिस पे रखे गए हैं? नहीं, एक रैंडम बेसिस है। इसमें आप जैसे पर्टिकुलर सेट होता है, शो क्या करने की कोशिश की गई है कि एक सेट के अंदर एलिमेंट्स हो सकते हैं, जो एलिमेंट्स में दे रहा हूं वो भी एक सेट हो सकता है। हाँ, ठीक, तुम बताने की ये कोशिश नाम आगे बढ़ते हैं। डेफ 2 क्या है, डेफिनेशन 2। अब कभी क्या है कि कैसे पता करेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है, तो फिर यहाँ पे एक टर्म आता है इक्वल वाला कि दो सेट्स इक्वल कब होंगे या दो सेट्स अनइक्वल कब होंगे। तो दो सेट्स आर ओनली इक्वल इफ एंड ओनली जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स हैं वो सारे एग्जिस्ट करेंगे, अदर जो भी अदर सेट है। तो इसको अगर मैं
ए एंड बी अगर दो सेट्स ले लें तो ए इक्वल टू बी तभी होगा इफ एंड ओनली ए। जो तुम्हारा जो भी, अब क्योंकि हम एक्स एलिमेंट्स और मेंबर्स की बात करें तो फॉर ऑल एक्स belongs to A implies that if x belongs to B। अब ये if का if जो तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको if and only नहीं, x belongs to B implies that x belongs to A, this implies that। by the implies ये जो if वाला पार्ट है और ये जो if and only if है, इसकी वजह से if क्यों नहीं? if and only का मतलब है a implies b implies and implies तो b implies a करेगा। अगर a implies b होगा क्योंकि वहां पर कार्डिनल मैटर करेगी ना, x में अगर 1 2 3 a में एलिमेंट is basically a necessary insufficient condition। हमें उसने पूछा है कि if क्यों नहीं? if क्यों नहीं, यूनिडायरेक्शनल क्यों नहीं है? कारण है उसका पता हाँ, है तो 1 2 3 है 1 2 3 4 5 है तो दोनों सेम कैसे हो जाएंगे? 1 2 3 will also be in B ना। A B तो पहले अगर सिंगल डायरेक्शनल तो करंट आ जाएगा। हाँ। देख लो तुम। देखो A में अगर 1 2 3 है और B में हमारे पास 1 2 3 4 5 है, तो अगर हम इसको A इन B से लेके चले तो 1 2 3 तो है ना नहीं है। अच्छा, क्या A equal to ये जो तुम कह रहे हो बस कि 4 5 में भी है, तो जो इधर है वो उसमें भी होनी चाहिए और सारी जो उधर है वो इसमें भी होनी चाहिए। तभी करो। बेसिकली क्या है, ये जो if and only है और जो implies सिंबल है इसको हम लॉजिक्स में देखेंगे कि लॉजिक से कैसे कनेक्टेड है। इसमें ट्रुथ टेबल बनाए हाँ बूलियन अलजेब्रा सॉल्व करेंगे और बेसिकली इनको बोलते हैं क्वांटिफायर्स। हां तो इसको बाद में देखते हैं। इनको नहीं बोलते क्वांटिफायर, इनको सही? हाँ हाँ मुझे पता है आप कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इनको ही बोलते हैं। आपके दिमाग में क्या है? There exists for any given। हाँ, अब हमारा ये कुछ और ये कुछ है, ये बता रहे हैं। ये भी क्वांटिफायर है, लॉजिक वाले मतलब ये इम्प्लीकेशन वाले। ये जो है कनेक्टिव्स है, हाँ, ये कनेक्टिव्स है, ये क्वांटिफायर है। वो लॉजिक क्वांटिफायर those quantities which quantify the मतलब किनको किन में रखना है। तो ये तुम्हारे कनेक्टिव्स हैं जो कि बूलियन अलजेब्रा में यूज होते हैं, जो तुम्हारे लॉजिक्स में यूज होते हैं। अब किसी अभी सेट्स की बात हो गई कि सेट्स के अंदर सेट्स की बात हो गई, फिर उसके बाद हमारा कंडीशन हो गई कि दो सेट्स इक्वल कब होंगे। अब मानो कि दो सेट्स का कोई सेट है उसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं, तब क्या केसेस है? तो उसको बोलते हैं फिर एंटिटी सेट प्रकृति का प्रकोप। और नल सेट। ठीक, तो ये सब क्या है कि अगर कोई सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, ठीक, तो उसको एम्प्टी सेट बोलेंगे। जनरली डिनोट किया जाता है 5 से या कोई ऐसा सिंबल बना दो, क्योंकि जनरली सेट हम कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं, तो कर्ली ब्रेसेस के क्योंकि एम्प्टी है तो उसके अंदर कोई सेट ना लिख के हम इसको ये शो कर सकते हैं कि ये एम्प्टी सेट है। दूसरा आता है कि अगर अभी ये दो बात हुई कि कोई भी सेट नहीं, कोई भी एलिमेंट नहीं है अंदर, ठीक, तो अब मान लो कि सिर्फ एक ही है, उस केस में इसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। इसके अंदर क्या है कि आपको सिर्फ एक एलिमेंट देखने को मिलेगा और इसको जनरली हम डिनोट करते हैं एक सेट के अंदर 5 नोड्स जो कि सिंगल एलिमेंट को या कोई भी हो सकता है। अब ये जो एलिमेंट्री सेट और सिंगल सेट है, इसके लिए इसको समझ इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि बंदे क्या करते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि ये जो पाई है किसी सेट के अंदर लिखा हुआ है और ये जो पाई है ये सेट के अंदर नहीं लिखा हुआ, तो क्या ये दोनों इक्वल नहीं है? तो इसको एक ऐसा समझे, हम एक एग्जांपल लेते हैं, फाइल एंड फोल्डर इन कंप्यूटर्स। ठीक, एक फोल्डर है, उसके अंदर फोल्डर है, उसके अंदर कोई फाइल है, मतलब वो एम्प्टी फोल्डर है। सेकंड वाला फोल्डर है, एक कोई आपके पास फोल्डर है, उसके अंदर फोल्डर है और
ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं है। और ये जो फोल्डर है वो आपका एक सिंगलटन सेट, क्योंकि इसके अंदर कोई एफ नाम का फोल्डर नहीं है। ठीक, अब इसको हटा देते हैं। सिंगलटन सेट हो गया, फाइल एंड फोल्डर एग्जांपल। सिंगलटन सेट का कार्डिनलिटी वन हो जाएगा। और मान लो कोई सेट है जो एम्प्टी सेट को कंटेन करता है, उसका कार्डिनलिटी ये बता दें। अब set consisting just the empty set can be thought as a folder with exactly one folder inside. अब ये तो हो गई हमारी इंट्यूटिव डेफिनेशन जो सेट्स की थी उसके बारे में, जो फॉर्मल नहीं थी। अब बात करेंगे नेम सेट थ्योरी, नाइफ सेट थ्योरी। तो बेसिकली जॉर्ज कैंटर को सेट थ्योरी का वो फाउंडर तो फाउंडर जॉर्ज कैंटर। ठीक है, इनकी कहानी काफी मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रही है, और क्रोनिकर्स के साथ अंदर हुई जो भी पॉइंट की बात करना है। तो जॉर्ज कैंटर ओरिजिनल सेट थ्योरी इनिशिएट की थी। वी विल बी गोइंग विद दिस थ्योरी एंड मे गेट फैमिलियरिटी। तो कहीं ना कहीं इसको हम रिलेट कर पाएंगे कि जो भी एक्सियोमेटिक सेट थ्योरी होती है और ये जो नाइफ सेट थ्योरी है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिलेशनशिप शो करेगी। तो कहीं ना कहीं हम इसको रिलेट कर पाएंगे। तो जो एक्सियोमेटिक सेट थ्योरी है उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानेंगे। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट जो हमारे आते हैं, जॉन वेन। नाम तो सुना ही होगा। ठीक, तो जॉन वेन की भी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कहाँ से कहाँ कॉलेज छोड़ा, फिर कहाँ से कहाँ पहुँचे, फिर खो गए अपनी दुनिया में, आर्मी ज्वाइन करी, रिडीम करी, गैम्बलर हुए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो इन्होंने किया था एक, अब इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सेट, अगर मैं ये सेट रोस्टर फॉर्म में, बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में अगर ये लिखता हूँ तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स। अभी तो ये सिर्फ सिंपल सेट्स की बात हो रही है। तो कभी ना कहीं तो ऐसा कोई सेट मैं क्रिएट कर सकता हूँ जो कि इन फॉर्म्स में लिखना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाए। तो इसके लिए जॉन वेन का जो नोट्स हैं जो जॉर्ज बुले ने अपनी बुक्स में दिए थे, द थॉट ऑफ माइंड, द लॉज ऑफ थॉट्स ऐसे करके कुछ बुक, तो उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से सेट को आराम बहुत अच्छे से दिखाया गया। तो वही इंट्रोड्यूस करते हैं हम वेन डायग्राम। ठीक, बेसिकली क्या है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होंगे हमारे जो भी सेट्स हैं। ठीक है, इसमें एक पर्टिकुलर सेट लेते हैं जो कि सबका तो ये इसी के अंदर जो भी सेट्स होंगे, जो एक तरीके से यूनिवर्सल सेट है, इसी के अंदर जो भी सेट्स होंगे वो इसी के अंदर आएगा। ठीक, और वेन डायग्राम क्या करता है कि ऑफन यूज्ड टू शोज द रिलेशन बिटवीन द सेट्स एंड अदर सेट्स। तो we may encounter situation where the elements of one set are also an element of second set. ठीक, कहीं ना कहीं कंडीशन फंसेगी। तो इसी के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं न्यू टर्मिनोलॉजी सबसेट्स। तो यहाँ पे आ गए हैं सबसेट्स। वेन डायग्राम की हम बाद में बात करते हैं। तो A set is a subset of B। अगर मैं बोलूं कि एक सेट है, सबसेट को इससे डिनोट करेंगे। A set is a subset of B if and only if, जो हमारे रोस्टर फॉर्म में अगर सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखना चाहो, X such that X belongs to A implies that X belongs to B। तो बेसिकली क्या है, जो भी तुम्हारे A सेट के एलिमेंट्स होंगे वो सारे एलिमेंट्स सेट बी के अंदर होने चाहिए, तभी लिख सकते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। अब इसी के अंदर आता है कि अभी ये तो हो गया कि आई थिंक इम्प्लाइज के इक्वल टू के बाद फिर आगे लगता है, सिंगल नहीं लगता है, वो मैप का मतलब यहाँ पे
कोई मानो कि कोई सेट ए है जो कि सबसेट नहीं है बी का, तो इसको जनरली ऐसे नोट कर देते हैं, नोट कर देते हैं। ठीक, सेट सबसेट और प्रॉपर सेट के नोटेशन में क्या डिफरेंस है? इक्वालिटी इक्वलिटी ये है, इसमें ये लगेगा, इसमें नहीं लगेगा। प्रॉपर सेट में नहीं लगता है। अच्छा, नीचे कौन है? हाँ, उसी को फिर इससे क्या हो, कभी क्या है, एक सबसेट एक सबसेट इटसेल्फ इक्वल भी हो सकता है, इसका मतलब ए बी इक्वल भी हो सकता है, कोई प्रॉपर भी हो सकता है। हाँ ठीक, इसीलिए सबसेट से, अब सबसेट के अंदर ही आता है आपका प्रॉपर सेट। ठीक, अब इसमें क्या है, वी विश टू एम्फसाइज सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी बट नॉट ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। यहाँ क्या आता है कि आपका जो सेट ए इक्वल्स टू बी भी हो सकता है, लेकिन प्रॉपर सेट्स में क्या है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी बट नॉट, जो ए इक्वल नहीं होगा पूरा बी के साथ, जो सेट ए है वो सेट बी के साथ इक्वल नहीं होगा। तो इसको जनरली ऐसे लिख सकते हैं, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहिए, फॉर ऑल x such that x belongs to a, एम्प्टी से प्रॉपर सबसेट ही होता है, वही मैं भी पूछने वाला हूँ। क्योंकि ग्रुप में था जो सिंगलटन आइडेंटिटी एलिमेंट होता है उसको इम्प्रॉपर कहते हैं, इम्प्रॉपर ग्रुप कहते थे, तो वहां से मुझे डाउट हुआ क्या चीज? क्योंकि एक ग्रुप होता है, अगर या तो कुछ के इक्वल हो जाए या फिर कैसा हो जाए, सिंगलटन आइडेंटिटी कंटेन करे तो उसको इम्प्रॉपर कहते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा कि इक्वालिटी आ जाए या फिर फुलफिल ना हो। Empty set is a subset of empty set. हाँ, तो आइडेंटिटी एलिमेंट अगर एक ग्रुप का है तो वो भी होता है। उनका कहने का मतलब है इम्प्रॉपर सेट में एंटी सेट और यूनिवर्सल सेट, मतलब जो जिसका जो काम नहीं, मुझे डाउट है, मतलब पता नहीं मुझे। पहले आप क्वेश्चन फिल करो। क्वेश्चन ये था कि क्या एम्प्टी सेट प्रॉपर होता है कि इम्प्रॉपर होता है? हाँ Trivial subset उसे बोलते हैं, proper हाँ, trivial proper classify, I think proper ही होगा ना? proper इस set. क्लास की इक्वलिटी होल्डिंग No, any set is any set a proper or an improper subset. A proper subset, right? Improper is equal हो जाए. हाँ, तो एक जो सबसेट है वो इटसेल्फ इज अ सबसेट है। ठीक, जैसे मान लो कि ए के अंदर कुछ है, तो ऐसे देख देते हैं इसको। अब एक इसी को शो करते हैं कि दो सेट्स जो हैं, जो अगर सबसेट्स हैं तो वो दोनों सेट इक्वल हैं। ठीक, तो अच्छा ये नंबरी है, तो प्रॉपर सेट्स को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो ये हो गया x belongs to a implies that x belongs to 2, या तो एक्स ए में है तो बी में भी होगा। यहाँ पे implies है, हाँ हाँ सही। इम्प्लाइज है, सारे जो ए में बिलोंग करते हैं वो तो जो भी एलिमेंट्स a के साथ बिलोंग करते हैं वही सारे एलिमेंट्स b के साथ भी B में भी में वो बिलोंग कर सकते हैं। और क्या होता है कि where exist, यहाँ पे x belongs to b and x belongs to ठीक, यहाँ पे ये देखने को मिल जाता है कि there exists x such that x belongs to b and x not belongs to a। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक, ऐसे ये इवेंट्स हो सकते हैं। ये जो सिंबल्स हैं लॉजिकल ऑपरेशंस के, इनको मैं बाद में डिस्कस करूँगा। ठीक, जो कि लॉजिक्स में जब लॉजिक्स पढ़ेंगे उसी में। ठीक है, तो जैसे मानो कि अब क्या है कि हमें शो करना है कि अगर कोई ए इज अ सबसेट ऑफ बी है तो शो करो कि जो ए इक्वल्स टू बी। ठीक है, तो सबसे पहले एक सेट को उठा लेते हैं। एक सेट के एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं? एक अगर सेट A सबसेट है B का तो A equal to B होना जरूरी तो नहीं है। उसे प्रूफ करने के लिए प्रूफ करना है। नहीं लिखते हैं हम लोग ऐसे ही हैं, क्योंकि उन्होंने वहाँ से स्टार्ट किया कि A is a subset of B तो हमें प्रूव करना है कि A equal to B। वो प्रॉपर सेट प्रॉपर नहीं है, सॉरी वो इम्प्रॉपर है ना, वो तो इम्प्रॉपर है। देखो प्रॉपर नहीं, उसका मतलब प्रॉपर इम्प्रॉपर से नहीं है, उसके दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो सेट होगा नहीं इक्वलिटी और लगा है ना नीचे, हाँ। उसमें कोई मसला ही नहीं, और लगा होता है। तो उनकी बात सही है, वैसा इक्वलिटी थोड़ी नहीं होल्ड करेगी। एक तो करता ही नहीं, वैसा मैं इक्वलिटी प्रॉपर सेट की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रहा। रिजल्ट लेकर चलना मैं सबसे पहले ही लिमिट है उन्हें उल्टा ये प्रूफ बोल रहे हैं कि प्रूफ क्या माने जा रहा है। if a equals to
B, show that. हाँ अच्छा A equals to B हाँ तो वही हमने A का सबसेट B to show that A equal to B is A equals to B दे रखा है। बात हो तो शो करो कि A स्टेटमेंट अब क्लियर हो इसमें गया। मेरी पहली सब हो गई नहीं भाई ठीक है। गंभीर हो गया वहाँ पर A हो गया गौतम गंभीर तो ये कंडीशन है कि अगर A दो सेट्स इक्वल है तो प्रूव करो कि A is a subset of A and B is a subset of A। हाँ तो यहाँ से A को लिख सकते हैं, A के सबसेट्स क्या हो सकते हैं? जैसे मान लो कि A कोई सेट है जिसके अंदर हमारा ये एलिमेंट्स हैं, उसके सबसेट्स क्या है? एक तो 5 हो जाएगा, एक तो 5 होगी, एक तो खुद में ये हो जाएगा A, एक खुद A B हो जाएगा, एक पूरा A B हो जाएगा, एक B हो जाएगा, एक A B हो जाएगा। A B हो जाएगा। हाँ और कोई संभावना तो ठीक, क्योंकि A और B इक्वल है तो दोनों के एलिमेंट्स हैं, तो दोनों सेट इक्वल्स हैं। ठीक, यहाँ से अगर मैं B को लिखना चाहूँ, लेकिन B को क्या करेंगे, थोड़ा सा अलग लिखेंगे कि दोनों सेम हो जाएंगे। तो B को लिखेंगे हम सेट बिल्डर फॉर्म में, कि जो X है वो X is a subset of set, बेसिकली बात A B है। ठीक, यहाँ पे क्या जो भी एलिमेंट्स लोड करेंगे तो वो सबसेट ऑफ सेट A एंड B। एक मिनट यहाँ दो चीजें पहले थोड़ा सा वो है आपने ये बताया आपने A को लिया है A कॉमा B एज अ सेट या A कॉमा B के सब सारे कलेक्शन ऑफ सबसेट्स को A दिया है ये A कॉमा B पूरा एक हाँ यहाँ से दिक्कत चालू हुई आपने A उसको भी ले लिया और A इसको भी ले लिया वो उसके सबसेट पावर ऑफ A उसके पावर से को क्या A प्राइम ले लो। हाँ A प्राइम ले लो, A प्राइम ले लो। नहीं उसको नहीं, नीचे वाले का प्राइम। यहाँ इधर नोटेशन में हाँ ये हाँ इसको ये इसको सेट आप ऑफ कुछ और ले लो ऑल सबसेट्स है ना, ये तो पावर सेट है, पावर सेट ये ले पावर पावर से हाँ P तो of सेम नोटेशन सेम नहीं होगा। है ना P of A लिखा और है। B आपने लिखा है X C of A सबसेट ले लो। आपने B लिखा है X सबसेट X is a subset of set A comma B तो वो कोई एक सबसेट पॉसिबिलिटी है ना नहीं, उसमें नहीं वो सारे कलेक्शन हो जाएगा। X का मतलब है सेट सेट ऑफ वो फिर ऑल पावर से सब तीन बनेगा ना। ये जो सेट है इसी के सारे सबसेट्स हाँ X में लोड करेंगे। वहाँ पे लगता है X इसीलिए लिखा तो है वो B नहीं लिखेंगे, उसे कह रहे B नहीं लिखा जाएगा ना शुरू में। वो P और B हो जाएगा फिर। हाँ B प्राइम कर दो, B कर दो, P A को B कर दो बस। ऐसा रोटेशन हाँ, rotation कर लो। ठीक है, ठीक ऊपर वाले की। है। यहाँ पे ना वो वाला सही था। वहाँ नीचे वाला नीचे यहाँ की को ये पावर सेट हो जाएगा। ये हाँ उससे प्राइम। ठीक है, तो यहाँ से लिख ही रहे हैं भाई इसलिए सबसेट A इक्वल्स टू B हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट नहीं P of A करो A कॉम्प्लीमेंट होता है उसका मतलब A प्राइम का मतलब A कॉम्प्लीमेंट ये बन ले लेते हैं। नोटेशन हम खुद भी डिफाइन कर सकते हैं जरूरी नहीं है उससे। ये लिख दो एक सबस्क्रिप्ट में कुछ कर यहाँ पे फिर डायरेक्ट लिखा है मेरा ये सवाल है ये इन दोनों में अंतर है क्या नीचे B1 में और A1 में? नहीं पहले दे रहे बस थे अलग-अलग फॉर्म में लिख दिया रोस्टर में एक सेट बिल्डर में। नीचे वाला भी लिखा है और ऊपर वाला हाँ ये मैं दोनों सेम चीज है। हाँ तो दोनों को B1 लिख दो या A1 लिख दो। मेरा तो ये था इसको प्रूव करने के लिए लिख दिया तो नहीं, ये तो इंट्यूशन है अब ये और है लिख दिया मेरे समझ में नहीं आया क्या आया क्या मेरा गलत जादू हो गया सही है उठा लिया। अच्छा यहाँ एक नोट करने की ये पूरा नहीं है इसको कैसे भी करें क्या बुरा नहीं है। ये डायरेक्ट में फिर ऐसे एक देखो देखो डिफाइन करें। A या A कॉमा B। हाँ। फिर तुमने उसका पूरा सबसेट का सेट बनाया। हाँ तुमने फिर बताया कि जो B का सबसेट है वो ऐसे लिखा हुआ है। हाँ। वैसे तुमको दिखेगा कि जो B1 है वो A1 के इक्वल है। हाँ उससे क्या पता चलेगा? रिड्यूस क्या करोगे फिर कि A equals B है। दैट मींस यहाँ A1 equals to B1 है और नेक्स्ट इससे स्टेप A equals to B A equals to B ये ऐसा प्रूव कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता A1 से बराबर B1 से A बराबर अगर पावर सेट सेम है तो सेट सेम होंगे ऐसा नहीं है उन्होंने उस तरीके से प्रूव किया है हम वही मैं पूछ रहा हूँ कि ऐसे ही प्रूव करना चाह रहे हो क्या? हाँ नॉर्मल में गिवन एनी A belongs to B and given any B belongs to A ऐसे। अच्छा एक यहाँ नोट करने की बात ये है जो पॉइंट ये जो सेट ऑफ A है वो तो सेट A से बिलोंग कर रहा है ठीक लेकिन A एलिमेंट अगर उठा लोगे तो वो बिलोंग नहीं है। कहाँ निकला A बराबर देखो भाई तुम A प्राइम और E नहीं हाँ, A प्राइम हो गया A प्राइम हो गया कहाँ है सेट A सिंगल
सेट नहीं बिलोंग करेगा, ए बिलोंग करेगा। यहाँ से उठा ये A1 हो गया तो ए प्राइम तो ये गलत है ना क्योंकि सेट उठा यहाँ ये पे प्राइम में A1 करो। या तो उसमें बदलो या इसमें बदलो। कोई नहीं बोल रहा खाना खा रहे हैं? खा लेते हैं कभी। अभी मत खाओ, ये आपको कोई बार से का कॉल आएगा, बच्चे का है। आ रहे हैं हम। हम नहीं, हम तो जा रहे हैं। खा लेते हैं, दिक्कत नहीं। अच्छा जरा इसका टाइप्स का देख लेते हैं। कितना को पीछे से ले कोई नहीं हां नहीं ठीक है ठीक है। नहीं बता रहे हाँ कोई लिख तो नहीं रहा है या तो लेट हो जाए। मैं सोचता रहूँगा चीज़। अब बढ़ते हैं आगे। साइज ऑफ सेट। ये कार्डिनल ठीक है। एक कोई सेट S, यहाँ पे कोई सेट ले लेते हैं। एक सेट S है, उसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, और ये जो भी n है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है हमारा। ठीक है, तब हम बोलेंगे कि जो S सेट है वो मेरा फाइनाइट सेट है। इसलिए क्या साइज ऑफ सेट में क्या है कि पहले इंट्रोड्यूस करते हैं कि जो साइज ऑफ सेट है पहले देखते हैं कि ठीक है, एक कोई सेट S है, उसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 n तक। तो जो n है वो तुम्हारा पॉजिटिव इंटीजर है। वो फाइनाइट है हाँ, तो जो अगर n जो है उसमें कोई सेट है उसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और n नंबर ऑफ फाइनाइट एलिमेंट है कि n नंबर ऑफ इनफाइनाइट एलिमेंट n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं काउंटेबली n का मतलब काउंटेबली फाइनाइट हो जाएगा। हाँ। काउंटेबिलिटी बतानी तब इस सेट को बोल सकते हैं कि जो सेट है तुम्हारा फाइनाइट सेट है। ठीक, अब लिख, और ये जो n था जो n नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स में ले रहा है इसी को बोलते हैं कार्डिनल। यहाँ n बदलता है वो फाइनाइटनेस भी आती है पॉलीनोमियल में ऐसे बायनोमियल एक्सपेंशन भी एक ठीक वो इसी का लेक्चर था सब लोग डॉट कर देंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। इसीलिए पॉलीनोमियल की डिग्री हमेशा इन रहती है। तो इसमें एक पॉइंट है कि एग्जांपल ले लेते हैं, सेट ऑफ पॉजिटिव z लेस देन 10 और बेसिकली कार्डिनलिटी को जैसे मान लो मैं अगर s की कार्डिनलिटी की बात कर रहा हूं तो इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, और एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सेट ऑफ z लेस देन 10 तो उसकी कार्डिनलिटी क्या होगी। तो एक कोई सेट है कि ये सेट ऑफ z लेस देन 10 z पॉजिटिव है कि z सिर्फ z z पॉजिटिव इनफाइनाइट z पॉजिटिव तो नो z पॉजिटिव है ठीक तो z पॉजिटिव से तो लेस देन 10 ले लो। लेस देन अच्छा 9 ठीक, लेस देन 10 तो यहाँ पे इसलिए अगर कार्डिनलिटी निकालो तो सीधा बोल देते हैं कि z प्लस की कार्डिनलिटी है हमारी 5 है। लेस देन 10 का मतलब है 1 3 5 7 z प्लस है ना z इंटीजर प्लस मतलब यहाँ से आ गया इंटीजर यहाँ से से 1 2 भी तो हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वो 10 ले लो। z क्या है? z तो इंटीजर आप पहले z प्लस को लिखो, कैसे लिखोगे आप? क्या एलिमेंट्स है? 1 3 5 7 हाँ वो ऑड हो गया और वो ऑड एंड z प्लस Z प्लस का मतलब सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ना z प्लस इज पॉजिटिव। नॉन नेगेटिव। पॉजिटिव नॉन नेगेटिव पॉजिटिव। अरे एक्चुअली नहीं विवाद हो जाएगा। z प्लस पॉजिटिव नॉन बात तो एक ही है जीरो दोनों में आ जाएगा ना नहीं, नॉन
अगर कोई है सेट तो उसको इनफाइनाइट कब बोलेंगे? जब उसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। ठीक, तो इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि जो भी उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, a set is said to be infinite if it is not finite. अगर वो finite नहीं है उसको बोल सकते हैं कि infinite set। एग्जांपल सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन 6 के साथ काउंटेबल फाइनाइट कब होगा? यह काउंटेबल तब होगा जब आप एक नेचुरल नंबर पे एक को माप कर ये कर सकते हैं। हाँ ये कर तो S अब पावर सेट्स की बात करेंगे। पावर सेट क्या होता है? वो देखिए सेट ऑफ ऑल सेट का सेट, हां किसी सेट का अरे ये जो एक और आपने बनाया हाँ, तो सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ S इज पावर सेट। और जो जनरली डिनोट किया जाता है कि S में P, और ये जो सेट है ये तो S सेट हो गई ये पावर सेट, ये डिनोट करेंगे पावर सेट। अभी क्वेश्चन है ये ऑप्शन का आप पीछे भी डिस्कस प्रोबेबिलिटी को एक को सेट दे रखा है A 1,2 कॉमा 3, ठीक है, उसका पावर सेट निकाल दो। हां कैसे मैं तो ये पढ़ी लो पावर सेट निकाल दो, क्या हो सकता है? 1 2 5 पहले सिंगल, पहले 5, दूसरा सेट ऑफ दिस, तीसरा सेट ऑफ दिस, दूसरा सेट ऑफ दिस, फिर ये दो पेयर्स, फिर ये दो पेयर्स, फिर एक 3, फिर एक 3 और फिर एक 2 3। ठीक, अब ये बहुत सारे एलिमेंट्स हो गए, तो कैसे पता करेंगे कि एक पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आने वाले हैं? तो उसके लिए एक फॉर्मूला है q पे पावर n। इसमें वो होता है क्या कहते हैं वो परम्यूटेशन कर सकते हैं तो हर एलिमेंट के बाद दो चॉइस है, तो आएगा तो नहीं आएगा। तो यहाँ से नंबर ऑफ सेट्स निकाल सकते हैं और ये जो n है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक, ये तो पागल है अब डेफिनेशन ये सी के कुछ है सी करेक्ट डेफिनेशन 7। ओके, अभी तो फिक्स n नंबर ऑफ की बात कर रहा था, अब हम जब नेक्स्ट पढ़ते हैं डेफिनेशन नंबर 7। आप क्या थे कि कार्डिनलिटी पढ़ लिया है, उसके बाद आप इंट्रोड्यूस करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट्स को। कार्टेशियन प्रोडक्ट ये तो हमारे में आप वहां से स्टार्ट करेंगे हाँ चलो ठीक, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करने से पहले इंट्रोड्यूस करते हैं डेफिनेशन 7 को। ये क्या है? द ऑर्डर्ड n टपल्स। द ऑर्डर्ड n टपल्स का मतलब क्या है कि अगर कोई a1 a2 ऐसे करके n टपल्स तक जा रहा है, एक ऑर्डर्ड n टपल है, इज अ ऑर्डर्ड कलेक्शन। डबल क्या होता है? डबल क्या होता है? अरेंजमेंट होता है नंबर्स का, अरेंजमेंट ऑफ नंबर। डबल और सेट में क्या अंतर है? डबल सेट लिस्ट हाँ, एक तरीके से ये जो टपल्स है ये सीक्वेंस सीक्वेंस से डाल दो डिक्शनरी में डाल दो तो क्या दिक्कत है? एक टपल्स में एलिमेंट रिपीटेड होते हैं। लिस्ट में सबसे पहले की बात है टपल और उसको नहीं लिस्ट में और सेट में कंपेयर कर सकते हैं। टप्पल में कुछ नहीं कुछ बुक्स में उन्होंने क्या लिखा था नाम नहीं याद आ रहा। ऑफ में कुछ में उन्होंने लिस्ट लिखा है
डेटा टाइप होता है तो मतलब अलग-अलग होते हैं कि नहीं? नहीं आर को आर का पार्ट एक बात और बोलता हूं मेरे हिसाब से बेटा जो लिस्ट है वो इज अ सबसेट ऑफ दिस मतलब पार्ट ऑफ नहीं पार्ट ऑफ वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में किसी सेट में जैसे Rn को डिफाइन कर रहे हैं तो Rn को R टाइम प्रोडक्ट करेंगे ना तो बिलोंगिंगनेस दिखाता है पहला वाला एलिमेंट पहले वाले कार्टेशियन प्रोडक्ट को बिलोंग करेगा फिर ऐसे ऐसे करके वो ऑर्डर हाँ। पेयर के या ऑर्डर सीक्वेंस में हाँ। ठीक है इसको मैं क्वेश्चन में डाल दिया ऑर्डर सीक्वेंसिंग इसको देखेंगे ठीक है तो एक n टपल है जिसमें आपका a1 क्या है आपका फर्स्ट एलिमेंट है आपका लास्ट एलिमेंट है तो nth एलिमेंट है ठीक अब दो टपल्स इक्वल करोगे दो टपल्स इक्वल करोगे तो इस मानो कि एक टपल ये हो गया हमारा तो ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी कि a1 a2 डॉट 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 an is equals to कोई सेट b है b1 b2 डॉट डॉट bn तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कब होगी ठीक एक सेटिस्फाई तब होगी if and only if ai equal to bi ai equal to bi यहाँ पे जो i है आपका जो i है for I all I belongs to I नहीं बिलोंग तो वन से है। वन से जो भी आपका जो i है वो आपका वन से लेकर 1 2 3 i तक ठीक तो ये दो सेट्स तभी होंगे अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है अगर हम n टू टपल्स की बात करें अगर मैं बात करूं कि अभी तो ये an तक जा रहा था अगर मैं टू टपल्स की बात करूं a1 और a2 का दो टपल्स की बात करें तब हम इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर ठीक और दो ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होंगे जब उन दोनों की वैल्यू इक्वल होगी दैट मींस a1 इक्वल्स टू a2 होगा और b1 इक्वल्स टू b2 एंड टपल भी ऑर्डर होगा ना हां एंड ऑफ द टपल ऑर्डर ऑर्डर ही होता है बिना ऑर्डर के टपल डिफाइन नहीं करता नहीं जैसा ऑर्डर हो सकती है और सेट भी ऑर्डर होता है नहीं सेट ऑर्डर होता है जो बेसिस में डिफाइन कर लेते हैं टपल हमारे लीनियर में तब ऑर्डर लीनियर रहते जब इक्वेशंस में कन्वर्ट करते जाते हैं तब ऑर्डर सेट होता है हां ऑर्डर बेसिस कलेक्शन ऑफ नहीं, set- टपल्स का ही set- कलेक्शन होगा ना हां एवरी टाइम नहीं होगा टपल तो एक पर्टिकुलर स्पेस के लिए हो जाएगा अगर मैट्रिक्स आ गई तो क्या करेंगे स्पेस ऑफ मैट्रिक्स में और जब मैट्रिक्स के लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तब ऑर्डर बेसिस होती है वहां पर ऑर्डर की है ना हां ऑर्डर की अदरवाइज सेट इज ऐसे है तो लेकिन लिस्ट नहीं होता है ना नहीं कन्वर्ट वही तो अंतर है। हां रिपीटेशन तो डेफिनेशन 8 पे आता है जो कि है कार्टेशियन प्रोडक्ट्स की तो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स को जनरली डिनोट a क्रॉस b से किया जाता है दो सेट्स के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट ठीक है तो a क्रॉस b से डिनोट किया जाता है जिसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट जो इसके जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट्स निकले वो कोई ऑर्डर पेयर निकले जैसे मान लो कोई ऑर्डर पेयर निकला a b तो इसमें जो a एलिमेंट होगा वो हमारा a सबसेट से a सेट से बिलोंग करेगा b एलिमेंट b सेट से बिलोंग करेगा ठीक तो जनरली अगर मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूं तो a b इक्वल्स टू a b such that x belongs to a A belongs to A, b belongs to a A belongs to A, B belongs to B. तो हमने X a और वो वो बीच में है। कनेक्टिव वहां पर कॉमा भी करते हैं इसको इंट्रोड्यूस करते हैं लॉजिक अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट्स निकालते हैं जैसे कोई एक सेट A ले लेते हैं 1 सेट B ले लेते हैं a b ठीक है तो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट्स निकालना है तो क्या बोले कि ऑर्डर्ड पेयर बनेगा a b a जो होगा वो सेट A से बिलोंग करेगा b जो होगा सेट B से बिलोंग करेगा तो सबसे पहले इसकी कार्डिनलिटी दो की दो टोटल कार्डिनलिटी वही 2 3 6 तो सेट ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ A equals to 2 कार्डिनलिटी ऑफ B equals to 3 एंड अब इसका मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट्स लिखने
ए क्रॉस में क्या है कि ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म होगा ए 1a 1b 1c 2a 2b and 2c 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 तो अगर कार्डिनलिटी ऑफ a क्रॉस b निकालना होगा ये 6 रहेगा दैट मींस इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ठीक यहाँ पे कार्डिनलिटी की बात करते क्या है कार्डिशन प्रोडक्ट की बात करें तो एक नाम हो गया और कार्डिनल मेरी के नाम पर है ना। तो यहाँ पे वो फिजिक्स में क्या कहते हैं पर्पस थ्योरी हाँ ये है ना ये Actually, therefore, I am. कार्डिनलिटी हो गया कार्डिशन प्रोडक्ट हो गया लेकिन अभी हमने बात करी सिर्फ दो सेट्स अब अगर मान लो कि सेट्स हमारे पास बढ़ जाए n नंबर ऑफ सेट्स हो गए इससे डेफिनेशन आएगा कि अभी तो a और b सेट्स है अब कोई नंबर ऑफ बहुत सारे सेट्स आ जाते हैं a1 a2 a3 और an तक जाते हैं इतने सारे हमारे पास सेट्स हैं और इसका हमको निकालना है कार्डिशन ठीक तो ये इसका जो भी सेट बनेगा जो भी n टपल का सेट जो भी हमारा ऑर्डर्ड पेयर बनेगा ऑर्डर्ड n टाइप बनेगा ऑर्डर्ड n टाइप बनेगा इस तरीके से जैसे मैं सीधे बात कर रहा हूँ कार्डिनलिटी की अगर जैसे मैट्रिक्स में अभी a11 a12 के साथ उसी a11 तरह से a21 a31 ऐसे कर सकते तो a1 क्रॉस a2 क्रॉस an तक जा रहा है क्रॉस इसका मुझे कार्डिनलिटी फाइंड करना है ठीक n टर्म्स का तो उसका जो भी सेट बनेगा मैं डायरेक्ट कॉमन सेट्स लिख देता हूँ कि पहला तो इस क्योंकि जो भी सेट्स हमारे वो a b c की टर्म्स में ठीक है तो a1 का जो है मेरा सारे a1 a2 a3 होगा b1 जो होगा वो b1 b2 b3 होगा ठीक तो हाँ तो इसका जो भी कार्डिनलिटी जो भी n टपल्स का जो भी ऑर्डर बनेगा ऑर्डर n टपल बनेंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे a1 b1 कॉमा लगा ठीक है c1 ऐसे करके नहीं a1 हाँ a1 a2 होगा a1 a2 a ऐसे करके an तक ये पहला एलिमेंट हो ठीक इसको सेट में करना है a1 क्या है a2 क्या है ये सब एलिमेंट्स A1 से बिलोंग कर रहा है A2 से बिलोंग कर रहा है इसको फर्स्ट एलिमेंट्स में तो क्या वो सारे सेट में बस एक ही एलिमेंट सबकी कार्डिनलिटी नहीं 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 आता इसको सबसेट लिखेंगे इसको पूरा वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं इसको पूरा a1 a2 an ऐसे करके an तक जा रहा है सच दैट जो भी ऑर्डर बनेगा उसमें जो भी दूसरा टर्म जो होगा ai belongs to a और i equals to 1 2 ऐसे करके कौन सा है आई ये मैंने आई कर दो उसमें भी संस्कृत में आ रहा है कैपिटल लेटर। यहाँ आई कर दो हाँ हाँ यहाँ था एक ही नहीं जरूरी है ना कार्डिनलिटी पता नहीं ना अगर सारे सेट सेम हो जाएंगे तो ठीक है कार्टेशियन प्रोडक्ट्स अगर मैं तीन सेट्स का उठा लूं ये छोड़ दो सैंपल ले लेते हैं कि कोई एक सेट A है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं हमारे 0 1 कोई सेट B है जिसके एलिमेंट्स हैं आपके 1 और 2 और कोई सेट C है जिसके अंदर 0 1 2 ठीक है इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट्स लिखने हैं तो क्या हो जाएगा 0 1 0 पहला 0 1 0 1 0 दूसरा 0 2
1 0 0 1 1 0 1 1 फिर 0 1 2 फिर उसके बाद आ जाओ 1 0 2 0 2 0 0 2 1 0 2 0 0 2 1 0 2 2 फिर उसके बाद आ जाता है 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 2 फिर 1 2 0 1 2 1 1 2 2 तो ये टोटल हो गए 12 इसके अंदर 2 इसके अंदर 2 इसके अंदर 3 4 3 12 मतलब मेरे नंबर ऑफ जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट्स थे जो भी ऑर्डर बना मेरे पास में आ गया कार्डिनलिटी कार्डिनलिटी हम लोग अब आए तो इसमें काफी सारे अभी टॉपिक्स बचे हुए हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट्स सेट्स के अंदर तुम्हारा 2 है भाई, आराम से लो। तुम्हारा दोनों सेट पे ही है। नहीं दूसरी अच्छा ठीक है, इसको बाद में लगाना। ठीक ही है। नहीं इसका मैं ज्यादा नहीं उठाया ज्यादा नहीं करी मैं सिर्फ सेट पे गया हूं मैं रिलेशंस सीक्वेंस हाँ, वो सब सब नहीं उठाए ठीक है हमें और भी इनको फॉर्मूला मॉड्यूल पे ध्यान है, कॉमन मॉड्यूल पे। ये तो बेसिक सेट्स क्या थे ठीक है अब उनके ऑपरेशंस की बात करेंगे आप करेंगे ऑपरेशन तो यहाँ आता है पहला सेट ऑपरेशंस अरे ये तो आधे घंटे में चली गई करेंगे ऑपरेशन ऑपरेशन करो नहीं लिखने बड़ी प्रॉब्लम है। पहली बार जब मैंने अपना वीडियो देखा मुझे लगा लिखने में होती है। एक बार मैं इसी पे ध्यान देना है, अच्छा लिखना है मुझे। बड़ा जल्दी रहा। यहाँ पे गीला कपड़ा रखा है वही लेकर आऊँ मुझे देखना है। एकदम साफ हो जाए देखो अब मैं ज्यादा इसको नहीं जाऊंगा तो मुझे थोड़ा सा निकलना है तो पूरी रिकॉर्ड भी हो रहा है नहीं तो मैं इसको कट कर दूंगा वही करेंगे। वो ये मेरे ही काम है अरे भाई कर लेगा जल्दी कर बंदे। एक कह रहे भाई इसमें पहला नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यूनियन इसको डिनोट करते हैं ए यूनियन बी से दो सेट्स के बीच में यूनियन है इसमें क्या है कि यूनियन वो सेट होगा जिसमें दोनों एलिमेंट्स के दोनों सेट्स के एलिमेंट्स होंगे सारे कॉमन एलिमेंट्स सारे एलिमेंट्स हाँ डबल हो सकता है डबल हो सकता है सेट में क्या होता है डिस्टिंक्ट होता है ना तो डबल करके ठीक तो ऐसे जब टू में आ जाता है इंटरसेक्शन वाला पार्ट ठीक है इसमें क्या है सारे कॉमन एलिमेंट्स बनेंगे ठीक है अगर इसको मैं वेन डायग्राम ड्रॉ करूं एक रेक्टेंगल है ये यूनियन है दो सेट है हमारे पास ए यूनियन बी तो ये क्या है पूरा ही ए यूनियन बी पूरा जो भी सेट बनेगा उसका उसको शेडेड पोर्शन से डिनोट कर देंगे ए यूनियन बी का हो गया फिर इंटरसेक्शन का अगर देखेंगे तो दो सेट है कॉमन एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ तो ये वाला पोर्शन से डिनोट हो जाएगा तो ये ए इंटरसेक्शन बी का हो गया ठीक है डिसजॉइंट सेट क्या है जब किसी का इंटरसेक्शन निकालो तो इंटरसेक्शन निकालो तो और उसका इंटरसेक्शन फाइंड मतलब कोई भी कॉमन टर्म्स उन दो सेट्स में ना हो तो उसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट इसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं। नहीं नहीं बोला है मुझे वो क्या होता है? डिसजॉइंट सेट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है? अभी बता रहा डिसजॉइंट सेट और इक्विटी सेट प्लीज डिस्ट्रॉय से तो रेडी से नहीं वो 5 इंडिसेट वाई इक्विटी सेट तो डिस्ट्रॉय से नहीं ये जो पूरा सेट बनेगा ये इंटरसेक्शन बी का उसको डिसजॉइंट सेट बोलते हैं लेकिन ये जो पाई है वो एलिमेंट वो एम्प्टी सेट है ठीक है अभी कार्डिनलिटी अगर यहाँ से निकाले इन तीनों टर्म्स में तो यहाँ से एक कॉमन जनरलाइजेशन हमको मिलता है डिस्ट्रॉइंट सेट पे रिलेटेड करते हैं ना। हां एक के रिस्पेक्ट में दूसरा को। यहाँ से कार्डिनलिटी अगर हम इनकी निकालने की कोशिश करें तो मैं कार्डिनलिटी बनाऊंगा तो सिंगल टर्म की कार्डिनलिटी प्लस दूसरे टर्म की कार्डिनलिटी माइनस जो भी कॉमन टर्म्स हैं
मतलब ए इंटरसेक्शन बी को सिलेक्ट करो, ये तुम्हारा इसका प्रूफ हो सकता है। हो सकता है। सिंपल है तो। नहीं हाँ अलजेब्रा के थ्रू। हाँ इसी को शायद इंक्लूजन और एक्सक्लूजन, मतलब दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, ऐसा कुछ। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं नेक्स्ट 4 में। ये वेन डायग्राम से तो होता है। उससे तो आराम से ही होता है कि तो वाला अब दो सेट्स हो जाता है। अब दो सेट्स रहेंगे ए और बी, और उसके बीच का आपको डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस जो भी डिफरेंस का सेट बनेगा इसका, वही सेट है, उसमें वही एलिमेंट्स होंगे जो कि ए के होंगे और बी में नहीं बी में कॉमन होंगे, नहीं वो नहीं होंगे, बी में नहीं होंगे, ए के होंगे और बी में नहीं होंगे। हाँ कॉमन एलिमेंट्स ए से एलिमिनेट हो जाएंगे। दैट आर इन ए बट नॉट इन बी। A minus A intersection B is. हाँ और a minus b is also called the b is called the b with respect to पे एक ही बात है। difference of b with respect to a। इंटरसेक्शन हाँ यहाँ से इसको बोलेंगे difference of b with respect to a। इसको अगर मैं सेट वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो a minus b is equals to आएगा x such that x belongs to a X. and X is not equal. x does not belongs to a। ठीक है, 5 मीन्स हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट जिसमें आपको एक सेट है ए, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, दैट मींस कॉम्प्लीमेंट हो गई। और कॉम्प्लीमेंट को लिखते कैसे हैं, अगर क्योंकि मुझे वेन डायग्राम के हिसाब से बात करनी है, तो मैं यू जो है वो यूनिवर्सल सेट है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो यू माइनस यू होगा, मतलब डिफरेंस ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू यू। अब सेट आइडेंटिटीज पे आते हैं। अब सेट आइडेंटिटीज में काफी सारे हैं, अच्छी खासी आइडेंटिटीज हैं। अब इसमें पहला आता है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ, इस आइडेंटिटी के हिसाब से क्या है कि आप किसी भी सेट का यूनियन करोगे यूनिवर्सल सेट के साथ, या किसी भी सेट का इंटरसेक्शन करोगे यूनिवर्सल सेट के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, वही सेट मिलेगा। तो ए यूनियन अगर आप यू कर रहे हो तो आपको ए मिलेगा, और ए यूनियन की इंटरसेक्शन A union U तो U मिलेगा। हाँ ये यूनियन इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन आएगा। अरे हाँ सही है, ए इंटरसेक्शन यू इक्वल्स ए। ठीक, दूसरा है डोमिनेशन लॉ, जिसको बोलते हैं। डोमिनेशन लॉ, ठीक। डोमिनेशन लॉ का मतलब है कि कोई एक पर्टिकुलर सेट के साथ में कोई भी हम अगर आइडेंटिटी फॉलो कराते हैं, तो एक सेट उसको डोमिनेट करेगा, एक पर्टिकुलर सेट उसको डोमिनेट करेगा। जैसे ये वाला, ये भी इस तरीके से उसी में आता है कि ए यूनियन में यू निकाल लो, दो सेट ले लो, लेकिन इसमें क्या करना है, एक सेट डोमिनेट कर जाता है। तो ये डोमिनेशन लॉ की भी है। अब जैसे मान लो कि ए इंटरसेक्शन अगर मैं फाई निकालूं, एक इंटरसेक्शन फाई निकालूं तो क्या है, इसे फाई होगा। तो इसमें क्या है, एक पर्टिकुलर सेट दूसरे के ऊपर डोमिनेट कर रहा है। तीसरा थर्ड आइडेंटिटी में आता है आइडेंपोटेंट। आइडेंपोटेंट लॉज, सारे लॉज हैं, ठीक है। आइडेंपोटेंट का मतलब है कि किसी तो आइडेंटिटी लॉ में यूनियन फिर नहीं आना चाहिए ना, सिर्फ इंटरसेक्शन आएगा। वही तो फिर यूनियन नहीं उसमें रखो, आइडेंटिटी का मतलब तो है आप उसको किसी के साथ ऑपरेट करो वही बात है। या फिर आइडेंटिटी अगर यूनिवर्सल सेट की
है सेम ही रहेगी। आइटम पोर्टेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? हाँ ये हर ये जगह हर जगह आता है, ट्रांसफॉर्मेशन के ऑपरेटर में भी आता है, ए स्क्वायर के अगर तो ए ऑपरेशन भी होता है, मैट्रिक्स में भी ऐसे ही हो जाता है। ये कोई रिलेटिव वर्ड है शायद, ये तो हाँ। आई थिंक इसका मीनिंग वहीं से आया है। किसी टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर फिर टी करो तो वही टी आ जाता है, और ए स्क्वायर के ऊपर ए करो तो वही आ जाता है। मतलब एक ही काम तुम दो बार करोगे। हाँ। मतलब एक ही ऐसा नहीं है, आइटम पोर्टेंट और नील पोर्टेंट दो सुना होगा, दो पोर्टेंट आता है ना। हाँ नील पोर्टेंट का नील पोर्टेंट में 0 के बराबर आ जाएगा। हाँ आइटम पोर्टेंट में खुद के बराबर आ जाएगा। अब दूसरा कॉम्प्लीमेंट बताने की जरूरत नहीं है कि एक का कोई निकाल ले और दूसरा दे दे। ठीक है, एक का कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, जैसे मान लो कि एक सेट ए है, ठीक है, उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लो तो एक कोई सेट है, उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। रिमेनिंग अनचेंज्ड remaining ऑपरेटेड बाय इटसेल्फ वही है। किस खुद के साथ रिलेट कर रहे हो लेकिन खुद ही आ रहा है। आउटपुट के बेसिस पे हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ। अगर आउटपुट वही आ जा रहा है तो आइटम पोर्टेंट है, अगर 0 आ रहा है तो नील पोर्टेंट है। ऐसा आइडेंटिटी आ जाए तो इक्वलिटी। अब इसमें है भाई ये जैसे कम्यूटेटिव लॉज भी फॉलो होता है, ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए दोनों इक्वल चीज है, ठीक है, तो ये कम्यूटेटिव लॉज होंगे। इसके बाद आता है एसोसिएटिव लॉ है, ए यूनियन एसोसिएटिव लॉ ए यूनियन बी यूनियन सी, यहाँ पे इक्वल होगा ए यूनियन बी यूनियन सी के साथ, ठीक है। ऐसी इंटरसेक्शन की बात करें तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अच्छा डिफरेंस ऑफ सेट एसोसिएटिव होगा, डिफरेंस ऑफ सेट a माइनस b करें, एक सेट वो भी तो देगा, a माइनस b भी एक सेट ही तो आएगा, और फिर माइनस करें a माइनस b फिर माइनस c और a माइनस ऑफ b माइनस तो ये एक होंगे ऐसे जब 3 सेट अपने कर लेते हैं। हाँ उठा लेते हैं नंबर, ए को उठा लेते हैं 0 1 1 हाँ 0 1 2, हां हो गए, ठीक है, हो रहा है। पता नहीं मैं पूछना हम ग्राफिकल करते थे, ये से बी हटाओ, फिर वहां से सी हटाओ, हाँ। फिर ए से सी हटाओ, ये और सी से ये होगा फिर होगा एंड आगे इम्पोर्टेंस लॉ काफी सारे हैं, जैसे इसमें आता है डी मॉर्गन्स लॉ। इसका हम प्रूफ नहीं देने वाले हैं क्योंकि मैंने किया नहीं। डी मॉर्गन्स लॉ इसमें क्या है, या तो कॉम्प्लेक्स चाहे तो इंटरसेक्शन निकालें दो सेट्स का, चाहे आप यूनियन निकालें दो सेट्स का, उसका अगर आप कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक, तो वो जो इक्वल होगा किसको होगा, अगर आप इंटरसेक्शन की बात कर रहे हो तो यूनियन टर्म्स का एंटर होगा, जैसे a नॉट यूनियन ये ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और ये जो होगा वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये डी मॉर्गन है। इसका प्रूफ है, अच्छा खासा प्रूफ है। अरे भूल गए जब अब ये डी मॉर्गन होगी, उसके बाद आती है एब्जॉर्प्शन लॉ। अभी ग्रुप थ्योरी कर रहा अब इसमें आता है एब्जॉर्प्शन लॉ, ए यूनियन और सॉरी इसमें क्या करना है, एब्जॉर्प्शन मतलब दो सेट्स लेंगे और उसी के साथ दो रिलेशंस कराने की कोशिश करेंगे, जैसे मान लो ए इंटरसेक्शन बी करेगा, ठीक, और यही सेम आइडेंटिटी हम उसमें लगाने की कोशिश करते हैं ए यूनियन के साथ। उसको इंटरसेक्शन कर देते हैं, इसको यूनियन करना, ये कौन सा लॉ है? एब्जॉर्प्शन स्पेलिंग एब्जॉर्प्शन, ठीक, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, तो दोनों ही बार आपको क्या मिलेगा, ए ही, ठीक। नेक्स्ट आता है एक मिनट ए यूनियन सी और ए इंटरसेक्शन बी मिलेगा इक्वल टू ए होगा, तो हमें पहले दिखाना होगा कि बी इज कुछ ऐसे बी और ए का रिलेशन दिखाना होगा। नीचे वाला सही है,
इनका कॉमन टर्म सही कॉमन टर्म नहीं है, तो कॉमन टर्म का यूनियन का हाँ, नाम है। सही। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ तुम्हारा कोई नहीं बता दे। हाँ, बनेगी नहीं कर रहे। आप इसमें नेक्स्ट आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ, इसमें क्या है यूनियन और इंटरसेक्शन उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ होता है, वो थोड़ा सा होता है। अब जैसे मतलब एक कोई सेट ए है उसी का कॉम्प्लीमेंट है, एक कोई सेट ए है उसी का कॉम्प्लीमेंट है, एक बार यूनियन निकालेंगे एक बार इंटरसेक्शन निकालेंगे। क्या लगता है क्या है? यूनियन है ऊपर से यूनिवर्सल सेट नीचे से ऊपर यूनियन नीचे यूनिवर्सल यूनियन नहीं होगा। ठीक है। आगे इसमें काफी सारे टॉपिक्स फंक्शंस हैं, कार्डिनलिटी को और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, सीक्वेंस एंड समेशन है इसमें एपी जीपीएचपी आता है। ठीक है, तो यहाँ पे चलेंगे ये करोगे ये नंबर थ्योरी का है। हाँ ये नंबर कि बता रहा है पर डाटा सब ले रहा है। तो यहाँ पे इतने ही सेट्स की बात हमने नहीं करनी, बाकी